हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आज आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया रहा है, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। मैंने आपको इसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 के अंदर दिया था कि जब हम एक नए बिजनेस का सेटअप करते हैं तो नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम बिजनेस की लाइन के बारे में चूज़ करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि आप लाइन क्या रखोगे, मतलब आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे या सर्विस दोगे, क्या करोगे। और फिर सेकंड फॉर्म में सेकंड स्टेप में हम बिजनेस के ओनरशिप का फॉर्म चूज़ करते हैं कि आपको बिजनेस का फॉर्म कैसा रखना है। अब आपको मैं बताऊँ कि बिजनेस के जो फॉर्म्स होते हैं ओनरशिप के, वो होते हैं 5 तरह के। इस चैप्टर में हमें इन 5 ही फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है केवल। तो सबसे पहला जो आपका फॉर्म है वो है सोल ट्रेड, दूसरा है पार्टनरशिप, तीसरा है HUF बिजनेस, चौथा है कोऑपरेटिव सोसाइटी और पांचवा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को आप केवल कंपनी भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके बीच में। सोल ट्रेड को एकल व्यापार बोलते हैं। एकल व्यापार ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है बिजनेस को स्टार्ट और ऑपरेट करने का, यानी कि इनिशियल स्टेज पे अगर कोई व्यक्ति कुछ इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट जो उसके लिए बिजनेस फॉर्म रहेगा वो रहेगा सोल ट्रेड, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल्ड। पार्टनरशिप जो होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में की जाती है। वो क्यों की जाएगी? क्योंकि उससे कुछ फ़ायदे होंगे जो सोल ट्रेड में नहीं मिलेंगे आपको, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे हम। HUF बिजनेस एक जॉइंट फैमिली बिजनेस है जिसको हिंदू फैमिलीज़ के अंदर ही किया जाता है और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं वो लोगों ने अपने भले के लिए, अपने खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसमें वो कस्टमर प्रोडक्ट्स को लेके या लोन्स को लेके या एग्रीकल्चर को लेके अलग अलग टाइप की सोसाइटीज़ बना सकते हैं और उनसे अपने फ़ायदे ले सकते हैं। और कंपनी जो है वो अपने आप में एक बड़ा फॉर्मेट है, आपने सुना ही होगा ढेर सारी कंपनीज़ के बारे में। वो सारी की सारी जो कंपनी हैं वो कंपनी जो एक्ट है आपका उसी के अंदर गवर्न होते हैं। तो अभी अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले सोल ट्रेड के बारे में। इसके बारे में हम फाइनली ढंग से पढ़ रहे हैं कि सोल ट्रेड क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि आप डेली नीड के जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो पेन पेंसिल आइसक्रीम हो, चाहे वो एक बिस्किट का पैकेट हो, चाहे वो कपड़े हों, आपकी डेली नीड को, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने का जो टोटल लाइबिलिटी है वो केवल किस पे है, वो है केवल सोल ट्रेडर पे। हम कभी किसी कंपनी में माल लेने नहीं जाते कि हमारा टूथपेस्ट ख़त्म हो गया तो चलो बॉम्बे, ऐसा हम करते हैं? तो आंसर है नहीं। हम जाते हैं रिटेल काउंटर पे एक सोल ट्रेडर के पास जो हमको हमारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। तो हमारा जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है उसमें प्रोडक्ट्स की सप्लाई देने का जो मेन आपका ऑप्शन है, मेन जो वे है वो क्या है, आपका सोल ट्रेडर है। इसलिए इसको सबसे पॉपुलर मेथड मानते हैं। चाहे कितने भी अच्छे नए नए जो फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं, कंपनी अपने आप में एक बहुत अच्छा फॉर्म है, लेकिन फिर भी सोल ट्रेड आज भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके पीछे लॉजिक यही है कि काफ़ी सस्ता, काफ़ी इजी अप्रोचेबल है। ये आज कस्टमर के लिए इजी अप्रोचेबल है। दूसरा, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा, मार्केट सेगमेंट छोटा है तो बिजनेस को कंट्रोल करना इजी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें सोल ट्रेड को काफ़ी पॉपुलर बनाती है। क्लियर? तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो सोल ट्रेड को डिफाइन करेंगे हम कि सोल ट्रेड इज ए business in which any individual starts and operate a legal business in his control and receive all profits and bear all losses। तो ये काफ़ी इजी आपकी एक डेफिनेशन है जिससे आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को समझने को मिलेगा। सोल ट्रेड एकल व्यापार क्या है? एक बिजनेस है, एक व्यवसाय का तरीका है इन विच जिसमें एनी इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अपने आप में, स्टार्ट्स एंड ऑपरेट एन ए लीगल बिजनेस, यानी कि एक वैध व्यवसाय को चलाता है, स्थापित करता है
और उसके सारे के सारे जो बिजनेस चलाने के काम हैं वो अपने खुद के कंट्रोल में होंगे। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर कंट्रोल भी कैसा रहेगा, सोल कंट्रोल रहेगा। एक ही व्यक्ति का क्या रहेगा, नियंत्रण रहेगा पूरे के पूरे व्यवसाय पर, और ये सारे के सारे प्रॉफिट्स को खुद रिसीव करेगा और सारे के सारे नुकसान, सारे की सारी हानियों को भी खुद ही चुकाएगा। तो यहाँ पर पूरे के पूरे प्रॉफिट्स इसको मिलने वाले हैं। तो सब पे कंट्रोल, सब पे जो मोनोपॉली है वो किसकी बन जाती है, अपने आप में सोल ट्रेडर की बन जाती है। और यहाँ पर जितने भी लॉसेज हैं वो सारे के सारे लॉसेज भी आपको ही उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आप अकेले मालिक हो। तो ऐसी कंडीशन में जो बिजनेस होता है उसको हम एक सोल ट्रेड बिजनेस बोलते हैं। आपके आसपास जितनी भी दुकानें आप देखते हैं वो मोस्टली प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर स्टार्ट की जाती हैं। आपने देखा भी होगा उनके एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर उनके नाम के आगे प्रो लिखा होता है। यहाँ पे प्रो का मतलब प्रोप्राइटर से ही है। जो प्रो है इसका मतलब प्रोप्राइटर से है, और प्रोप्राइटर का मतलब ये हो गया कि ये जो आपका बिजनेस है जहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट किया गया है ये अपने आप में एक सोल ट्रेड, एक व्यक्ति वाला बिजनेस है। यहाँ पर मालिक कितने हैं, एक। यहाँ पर हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बिजनेस में बंदे चाहे कितने भी हो सकते हैं लेकिन मालिक एक ही होगा। यानी कि अगर एक दुकान पर 10 लोग काम कर रहे हैं और एक मालिक है तो उसको भी हम सोल ट्रेड कहेंगे, क्योंकि बाकी 9 जो लोग हैं वो तो सैलरीड पर्सन है, उनको तो केवल वेतन पर रखा गया है, उनको तो केवल पारिश्रमिक मिलेगा, उनको लाभों में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, उनको किसी तरह की हानियों में कुछ चुकाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी भी कितने लोग हैं, मालिक एक ही है, तो उसको भी हम सोल ट्रेड ही मानेंगे। क्लियर। तो इस तरह से सोल ट्रेड अपने आप में काफ़ी इजी फॉर्म है जो आपको समझ में आई होगी इसकी डेफिनेशन की तरह। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचर्स के बारे में। अगर हम इसके नेचर्स के बारे में बात करें, नेचर्स को बोलते हैं लक्षण या विशेषताएं। तो लक्षण में सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर्मेशन के बारे में, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी कि इसको निर्माण करना, इसकी स्थापना करना, और क्लोजर का मतलब होता है क्लोज करना, समापन करना। तो इन दोनों के बारे में क्या बताया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि सोल ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है, जबकि पार्टनरशिप से जब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो कंपनी तक सबके लिए सेपरेट लॉ है, और वो लॉ जो है उनके प्रोविजन से ही उस बिजनेस को गवर्न किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। लेकिन सोल ट्रेड को लेके कोई इस तरह का स्पेशल आपका कोई लॉ नहीं है। तो यहाँ पे केवल और केवल जो आपका एक सोल ट्रेडर है, यानी कि जो इंडिविजुअल जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, उसी के डिसीजन से, उसी के केवल कामों से ही आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। और क्लोजर भी काफ़ी ईजी है इसका कंपैरिजन हम दूसरे बिजनेसेस से कर सकते हैं। जैसे हम कंपनी फॉर्मेट की बात करें जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, कंपनी फॉर्मेट जो होता है उसको स्टार्ट करना इजी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एक लॉ चलता है, उस लॉ के अगेंस्ट जो भी आपके काम होते हैं वो सब आपको पूरे करने होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाना, कुछ आपके शेयर्स वगैरह इशू करना, रजिस्ट्रेशन कराना, ये सारे के सारे काम कंपलसरी होते हैं, इनके बिना आप एक कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक जो आपका सोल ट्रेडर बिजनेस होता है इसको बनाना काफ़ी इजी है। एक कंपनी बिजनेस को आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आप चेंज करते हो तो उसके लिए आपको एक पूरी की पूरी लीगल प्रोसेस जो होती है उसको आपको क्या करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, उससे होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। आपकी मिठाई की दुकान नहीं चल रही, उठा के आपने दूसरा काम डाल दिया, उठा के आपने तीसरा काम डाल दिया, आप बिजनेस में कितने भी चेंजेस कर सकते हो यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी टाइप का इस चीज़ के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। तो लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होने की वजह से यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करना और बिजनेस को ख़त्म करना काफ़ी कैसा है, ईजी है। क्लियर। नंबर 2 पे हम बात करेंगे लायबिलिटी के बारे में। देखो, लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, और दायित्व जो होता है वो होता है हानियों और खर्चों के बारे में जो आपको चुकाने हों। दायित्व वही तो होते हैं जिन्हें हम चुकाते हैं, जिन्हें हम पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जो लायबिलिटी है आपकी वो हमेशा कैसी रहती है, अनलिमिटेड रहती है, अनलिमिटेड। अब क्वेश्चन ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है और क्या कोई लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है, तो आंसर है हाँ, बिल्कुल लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का सीन क्या है, एक्चुअल में क्या है, जो सोल ट्रेड बिजनेस है इसका अपने ऑनर से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, इसकी अलग से पहचान नहीं होती। जबकि हमने कंपनी के बारे में ऐसा सुना हुआ है कि कंपनी की अपने मालिकों से, अपने स्वामियों से अलग पहचान होती है। जैसे हम जियो कंपनी के बारे में बात करें
तो रिलायंस जियो कंपनी जो है उसकी सेपरेट अपनी क्या है, एक एंटिटी है, एक अलग से क्या है, पहचान है। किससे? उसके मालिक से। मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। आज हम उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, उनकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं, तो हम ये कभी नहीं कहते कि हमारे मोबाइल में मुकेश अंबानी के टावर नहीं आ रहे। हम कहते हैं जियो के टावर नहीं आ रहे, जियो की सिम काम नहीं कर रही, नेटवर्क काम नहीं कर रहा। हम कंपनी के नाम लेते हैं, कंपनी के बारे में पूछते हैं, कंपनी के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की अलग से क्या है, एक पहचान है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सोल ट्रेडर के अंदर, तो यहाँ पे जो मालिक है और जो बिजनेस है उनकी अलग अलग पहचान नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ना तो रजिस्ट्रेशन करना आपका कंपलसरी है, ना आपका यहाँ पे लाइबिलिटी आपका लिमिटेड है। तो लिमिटेड है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सोल ट्रेडर जो होता है उसकी पहचान उसके मालिक से जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पे जब ऐसा है तो पता चला आपके बिजनेस को आपने चलाया और आपके बिजनेस में अभी 80,000 रुपये, 80,000 रुपीज़ का क्या है, लाइबिलिटी है, कर्जा है, ये आपको चुकाना है। और बिजनेस में जो केवल असेट्स हैं वो आपकी कितनी है, 60,000 की ही हैं। अब अगर हम बिजनेस की सारी लाइबिलिटी को चुकाकर बिजनेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए अब क्या होगा कि भाई बिजनेस की जो असेट्स हैं वो तो पड़ रही हैं कम, क्योंकि ये तो 60,000 की ही है, जबकि हमारे सिर पे कर्जा कितना है, हमारे ऊपर कर्जा कितना है, 80,000 रुपये का है। तो अब क्या करेंगे हम, जो बचे हुए 20,000 हैं वो 20,000 रुपये हम अपनी पर्सनल असेट्स को बेचकर या पर्सनल असेट्स से अरेंज करेंगे। यानी कि आपकी जो पर्सनल असेट्स हैं, आपकी जो घर की संपत्तियां हैं, आपका मकान, आपकी दुकान, आपके खेत खलियान, जो वाहन है आपके पास, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनसे आप इस लॉस को, इस कर्जे को क्या करोगे, कवर करोगे। तो आप देख पा रहे हैं अगर मान लो ये 80,000 की जगह 1,80,000 होता तो फिर हमें 1,20,000 रुपये अपने पास से, अपनी जेब से खर्च करने पड़ते इस बिजनेस के कर्जे को चुकाने के लिए। तो यहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है, जितना ज़्यादा कर्जा उतना ज़्यादा आपका जो पर्सनल जो लाइबिलिटी है, जो आपकी पर्सनल असेट्स पे जो बर्डन है वो भी बढ़ जाता है अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा हो तो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी लाइबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है, तो आपकी लाइबिलिटी कैसी हो गई, अनलिमिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी कौन सी होती है, जहाँ पर कर्जा चाहे कितना भी हो लेकिन हमने जितना पेमेंट अभी तक किसमें कर दिया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कर दिया है, चुका दिया है, केवल उतना ही चुकाते हैं हम, इसके अलावा एक नया रुपया हम बिजनेस को नहीं देते। यानी कि अगर मान लो यही कंपनी होता और यही एग्जाम्पल होता तो क्या होता कि 80,000 रुपये का आपकी कंपनी पे क्या है, कर्जा है, और 60,000 रुपये के आपके पास असेट्स हैं। तो अब आपको ऑनर के रूप में कुछ भी पैसा नहीं चुकाना, क्योंकि कंपनी की अपनी क्या है, अलग से पहचान है। तो कंपनी अलग से क्या करेगी, 20,000 रुपये और जुटाएगी और उस 80,000 रुपये के कर्जे को पूरा करेगी। क्लियर। तो यहाँ पे मालिकों से आप कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकते, जितना आपने उनसे लेना है उतना आप ले चुके हैं। यहाँ पर आपकी लायबिलिटी केवल उतनी ही बनती है जितना आपने इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे जो सोल ट्रेड है इसमें मालिक की पहचान स्वामी की जो आप दुकान होती है, जो बिजनेस होता है, उससे अलग नहीं होती। तो यहाँ पे जो आपकी पहचान है उसके अलग नहीं होने की वजह से आपकी लायबिलिटी कैसी बनेगी, अनलिमिटेड बनेगी। क्लियर। इसके बाद हम नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें हम तो यहाँ पर जो प्रॉफिट और लॉस है वो एक ही व्यक्ति को मिलेंगे। यानी कि जो सोल ट्रेडर है जिसने इन्वेस्टमेंट किया कैपिटल का, वो ही तो क्या करेगा, प्रॉफिट लेगा, और वही क्या करेगा, लॉस सारे के सारे बियर करेगा। क्योंकि उसको डिवाइड करने के लिए, उसको बांटने के लिए आपके पास कोई दूसरा मालिक नहीं है। तो यहाँ पर एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि जितने ही प्रॉफिट होंगे वो सारे आपके, लेकिन जितने भी लॉसेज है वो भी आप ही को चुकाने पड़ेंगे। तो ये दोनों आपके एक मिक्सचर फॉर्म बनाते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के फॉर्म में। क्लियर। एंड लास्ट हम नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता का अभाव। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है कि बिजनेस अपने आप में कंटिन्यूस एक्टिविटी है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप मान लो बिजनेस एक्टिविटी कभी कभार 1-2 टाइम करते हो कि मेरे पास कोई आइटम पड़ा हुआ था जो मेरे यूज़ में नहीं आ रहा, मैंने उठा के बेच दिया, तो मैंने सेल किया है तो मतलब बिजनेसमैन बन गया मैं, ऐसा नहीं है, सॉरी। क्योंकि आप बार बार थोड़ी करोगे। आपके पास 1 यूनिट एक्स्ट्रा थी तो आपने बेच दी, लेकिन आपकी दुकान नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर रहे, तो आपके ये जो एक्टिविटी है इसको हम बिजनेस में नहीं काउंट करेंगे। लेकिन सोल ट्रेड अपने आप में बिजनेस होता है। यहाँ पर लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है। कंटिन्यूटी कम क्यों होती है, कंटिन्यूटी का अभाव क्यों होता है? क्योंकि
जब बिजनेस के अंदर मालिक और दुकान, मालिक और बिजनेस दोनों की पहचान कैसी है, एक ही है, उनको अलग नहीं है किया सकता। तो ऐसी कंडीशन में अगर मालिक को कुछ हो गया, पता चला वो दिवालिया हो गया, या उसको जेल हो गई, या वो बीमार हो गया, या किसी भी और दूसरी रीजन से वो बिजनेस में एब्सेंट रहता है, तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस को चलाने में दिक्कत आती है और बिजनेस उस टाइम पीरियड में चलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो बिजनेस की कंटिन्यूटी है वो खत्म हो गई। लेकिन इसका कंपैरिजन अगर हम कंपनी से करें तो कंपनी की अपनी आप में अलग पहचान है। वहाँ पर अगर मालिक मर गया, उसको जेल हो गई, वो दिवालिया हो गया, बीमार हो गया या कहीं चला गया, तो उस कंडीशन में आपके बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस तो सेपरेट है, वो तो चलता रहेगा। तो इसीलिए अगर हम कंपैरिजन करें कंपनी से, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी क्या होती है आपकी, हमेशा कम पाई जाएगी। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी ना होना। क्लियर? तो इस तरह से सोल ट्रेड के जो आपने डेफिनेशन और नेचर्स के बारे में पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, कल हम बात करेंगे इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में।